हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है साउंड। तो हम लोग इस चैप्टर के यानी ध्वनि चैप्टर के आंसर क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें आज के इस वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी उत्तर आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। और क्लास 9 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और भी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आई बटन पे आपको दिया हुआ रहेगा, वहां से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर क्या होगा और किस तरीके से लिखना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कह रहा है कि ध्वनि तरंगें, ठीक है, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहा जाता है। जो ध्वनि तरंग है उनको यांत्रिक तरंगे क्यों कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये होगा कि ध्वनि तरंगों के संचालन के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत होती है, किसी भी मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, ध्वनि तरंगों को गमन करने के लिए क्या चाहिए, कोई माध्यम चाहिए, और इन्हीं वजह से इन्हें यांत्रिक तरंग कहा जाता है। तो आप समझ पाए होंगे यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहता है कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए इसका क्या उत्तर हो जाएगा। तरंग दो प्रकार के होता है, एक तो आपका अनुदैर्ध्य तरंग होता है, क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग, और एक आपका होता है अनुप्रस्थ तरंग। ये दोनों में आपको समझ में आना चाहिए कि अनुदैर्ध्य किसको कहते हैं और अनुप्रस्थ किसको कहते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा दें कि जो इस तरीके का रहेगा ना, जो इस तरीके का जो तरंग रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सा तरंग बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। और जो ऐसे रहेगा, फिर यहां से ऐसे ऐसे, इस तरीके का जो तरंग रहेगा उसको बोला जाता है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, दोनों चीज आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, इस तरीके से दोनों को दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य है या अनुप्रस्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य है। क्या है, अनुदैर्ध्य है। क्यों, क्योंकि ये अनुदैर्ध्य क्यों है, क्योंकि जो वायु है वो ध्वनि तरंगे में इस तरीके से गमन करता है। ठीक है, इस तरीके से, यानी स्प्रिंग के टाइप के, तो इसलिए इन्हें अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, किसी माध्यम के कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्तम, स्थिति मतलब 0 से हाई तक जो विस्थापन होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं तरंग का आयाम। क्या बोलते हैं उसको, तरंग का आयाम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्या दो क्रमिक शीर्षों अथवा गर्तों के बीच की दूरी का, क्वेश्चन है, क्या दो क्रमिक शीर्षों अथवा गर्तों के बीच की दूरी का, यहाँ पर का नहीं होगा, को होगा, बीच के दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यहाँ पे को होगा, टाइपिंग होने में थोड़ा सा छूट गया है, तो आप लोग ध्यान रखना कि क्या दो क्रमिक शीर्षों अथवा गर्तों के बीच दूरी का तरंग दैर्ध्य, उनके बीच के जो दूरी होता है उनको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, शीर्षों और गर्तों की जो बीच की दूरी होती है उसको हम लोग वेवलेंथ यानी तरंग कहते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि तरंग का एसआई मात्रक क्या होता है। फटाफट से इसका जवाब लिखो कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्या प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग हैं। क्या प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग हैं। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट है कि हाँ, जो ये प्रकाश तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और ये क्यों होती हैं, क्योंकि ये जो गमन करती हैं वो इस स्थिति में गमन करती हैं। ठीक है, ये इस स्थिति में गमन करती है, इसलिए इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कहता है कि किसी तरंग की चाल किन दो राशियों पर निर्भर करती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि तरंग की जो चाल होती है वो तरंग की आवृत्ति और उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। फिर से रिपीट कर देते हैं कि तरंग का जो चाल होगा एक तो आवृत्ति और सेकंड तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आइए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक व्यक्ति अपने मित्र के साथ
चंद्रमा पर गया हुआ है, क्या वह व्यक्ति अपने मित्र द्वारा वहां उत्पन्न ध्वनि को सुन सकता है? तो ये बिल्कुल नहीं सुन सकता। क्यों नहीं सुन सकता है? क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, और जहां पे वायुमंडल नहीं है तो वहां पे, ठीक है, जहां पे वायुमंडल नहीं है वहां पे ध्वनि का कोई संचालन करने का माध्यम ही नहीं होगा, और ये निर्वात में तो ये चलेगा ही नहीं, तो इस कंडीशन से उसको सुनाई नहीं देगा, उसके आवाज को वो नहीं सुन सकेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहता है कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य उसकी चाल से किस प्रकार संबंधित है। यानी यहाँ पे आपसे पूछा है आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य चाल से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिखा है कि तरंग की चाल बराबर हो जाएगी आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा होगा तो हम आपको बोल देते हैं कि तरंग की चाल बराबर लिखा हुआ है आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य, ठीक है। आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है तरंग की चाल, तो आप ऐसे लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कहता है कि आवृत्ति और आवर्त काल में क्या संबंध है। यानी आवृत्ति और आवर्त काल में आपसे रिलेशन पूछा है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि जो आवृत्ति होता है ना वो 1 आवर्त काल के बराबर होता है। जो आवृत्ति होता है वो 1 आवर्त काल के बराबर होता है। यही दोनों में डिफरेंस है। इसको फॉर्मूला भी, इसको सूत्र के फॉर्म में भी ऐसे आप लिख सकते हैं, v बराबर 1/t। इसको व्यू नहीं कहा जाता है, इसको न्यू कहा जाता है, ठीक है, इसको न्यू कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब होता है आवृत्ति, ठीक है, और टी का मतलब होता है आवर्त काल, ठीक है, ध्यान रखना। टी का मतलब आवर्त काल होता है और इसका मतलब आवृत्ति होता है। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन वो कहता है कि क्या किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। एक क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो इस प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा। तो उत्तर में देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि हाँ क्योंकि मतलब पहले समझ लीजिए, हाँ यानी किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ताप के माध्यम पर निर्भर करता है। हाँ क्यों करता है, तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप माध्यम का ताप बढ़ाइएगा तो ध्वनि का जो चाल है वो भी बढ़ना शुरू कर देता है। तो इस कंडीशन से हम देख पाते हैं कि जैसे ही माध्यम के ताप में कोई परिवर्तन आता है तो ध्वनि के चाल में भी परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक क्वेश्चन कहता है कि वायु, जल तथा लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोहा में, यानी इन तीनों में सबसे ज्यादा लोहा में। क्यों होता है, क्योंकि लोहा में जो ध्वनि का चाल होता है वो 5130 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से होता है। वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि जल यहाँ पे दो तरीके का होगा बच्चों, एक आपका समुद्र का जल होगा, ठीक है, और एक आपका आसुत जल होगा, ठीक है, एक आपका समुद्र का जल होगा, एक आपका आसुत जल होगा। तो जो समुद्र का जल होगा उसमें उसमें जो ध्वनि की चाल है उसमें वो क्या होगा, ज्यादा होगा। किसमें, समुद्र में। कितना होता है, तो 1522 होता है, और ये 1482 जो आपको दिया गया है यहाँ पे ये आसुत जल का दिया गया है। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि समुद्र के जल में ध्वनि की चाल सबसे तेज होगी या ऐसे ही नॉर्मल जल में, तो आपका राइट आंसर आना चाहिए समुद्र के जल में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 1522 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है और यहाँ पे 1482 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। तो इसलिए आपको यहाँ पे राइट आंसर समुद्र का जल को लेना चाहिए। लेकिन अगर ये तीनों पूछ दिया जाए तो इसमें लोहा का सबसे ज्यादा होगा, ध्यान रखना इस चीज को। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि तरंग का कौन सा गुण प्रबलता और तारत्व को निर्धारित करता है। यानी आपको यह बताना है कि इसमें प्रबलता भी शामिल हो और तारत्व भी शामिल हो, वो कौन सा गुण है। तो हमने लिखा है कि ध्वनि की गुणता, वो कौन सा गुणता, उसका वह गुण है जिससे समान तारत्व, गुणता यहाँ पे चलेगा, जिसको टिम्बर बोला जाता है इंग्लिश में। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग टिम्बर बोलते हैं, ठीक है। तो ध्वनि की जो गुणता है उसका वह गुण है जिससे समान तारत्व एवं समान तीव्रता की विभिन्न ध्वनियों के बीच का अंतर का बोध होता है। बीच के अंतर का क्या होता है, बोध होता है प्रबलता और तारत्व के द्वारा।
ऐसे भी आप बता सकते हो, दोनों में डिफरेंस बताने का काम करता है प्रबलता और तारतम्य। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कहता है यहाँ पे कि क्या आप बता सकते हैं कि सितार या कार का हॉर्न में से किसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि का तारतम्य अधिक होगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि तारतम्य अधिक कब होता है, जिसको उच्च तारतम्य के नाम से जाना जाता है, और इसका जो तारतम्य होता है वो कम कब होता है, जिसको निम्न तारतम्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा भी है, थोड़ा सा हिंट्स के लिए। उत्तर में हमने लिखा है कि कार के हॉर्न में, कार का जो हॉर्न होगा उसका तारतम्य अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि इससे जो आवाज निकलती है, इसकी पतली आवाज, वो जिसकी पतली आवाज होती है उसकी तारतम्य अधिक होती है। हमने यहाँ पे समझाया भी आपको कि क्योंकि वैसे ध्वनि जो भारी या मोटी हो उससे निम्न तारतम्य की ध्वनि, तथा जो पतली ध्वनि हो उससे उच्च तारतम्य की ध्वनि कही जाती है। ठीक है, जिनमें भारी और मोटी आवाज होगी उसको बोला जाता है क्या? निम्न तारतम्य वाली ध्वनि। और जिसमें पतली आवाज हो, सुरीली हो, उसमें तारतम्य की ध्वनि क्या होगी? उच्च होगी। जैसे कि अगर मान ले आपसे कोई पूछ ले कि बच्चा और पुरुष में किसका ज्यादा तारतम्य अधिक होगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होना चाहिए बच्चा। पुरुष का यहाँ पे भारी आवाज होता है। अगर यही चीज महिला में पूछ लिया जाता तो महिला का भी आवाज क्या होता है? वो भी तीखा होता है, यानी पतला होता है, सुरीली होता है। इस वजह से इसका तारतम्य क्या होता है? अधिक होता है। तो आप लोग इन चीजों को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आता है कि सामान्य मानव कान के लिए श्रव्यता परास क्या है? श्रव्यता कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? सुनने। ठीक है, सुनने की सीमा कह सकते हैं। सुनने की सीमा क्या है? तो उत्तर में हमने लिखा है कि जो सामान्य मनुष्य का कान है ये आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। तो HZ का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों? हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज। और आप लोग बताना कि हर्ट्ज किसका एसआई मात्रक है। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना कि हर्ट्ज किसका एसआई मात्रक है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 16। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कहता है यहाँ पे कि दिए गए ध्वनियों से संबंधित आवृत्तियों का प्रास लिखे। यानी अवश्रव्य तरंग कितना, इसका क्या प्रास होता है, और प्राश्रव्य तरंग का क्या यहाँ पे इसका प्रास होता है। तो देखिए अश्रव्य तरंगे का जो प्रास होता है बच्चों वो 20 हर्ट्ज से कम होता है। यानी इसकी जो आवृत्ति होगी वो 20 हर्ट्ज से कम होगी, जिसको अवश्रव्य कहा जाता है। या इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं अश्रव्य। क्या बोलते हैं? अश्रव्य। ठीक है, अश्रव्य। यहाँ पे लिख लेंगे अश्रव्य। उसके बाद प्राश्रव्य, इसमें क्या होता है? इसमें जो आवृत्ति रहेगा वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक रहेगा, और ऐसा जो तरंग उत्पन्न करेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्राश्रव्य। यानी प्राश्रव्य का मतलब जिसको हम लोग सुन नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना था। अगला जो क्वेश्चन आता है वो 17 नंबर का आता है कि हर्ट्ज किस राशि का मात्रक है। देखिए क्वेश्चन आ गया ना जो हमने आपको पूछा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हर्ट्ज आवृत्ति का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन 18 कहता है प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। तो देखिए देखने से ही पता चल रहा है प्रतिध्वनि कहने का मतलब एक बार आप बोलिए तो उधर से रिटर्निंग आपको आवाज आए। और ये चीज आपको देखने को ज्यादातर नदी वाले क्षेत्र पर मिलेगा, कुआं में मिलेगा, स्कूल में या हॉल में मिलेगा। जो बड़ा हॉल रहेगा रूम, उसमें आपको प्रतिध्वनि सुनने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे हमने उत्तर में लिखा है किसी बड़े अवरोध से, देखिए यहाँ पे लिखा ना, किसी बड़े अवरोध से ध्वनि के परावर्तित होकर पुनः सुने जाने की घटना को हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। और एग्जाम्पल में आप नदी डाल सकते हैं, कुआं डाल सकते हैं, और स्कूल के हॉल डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रतिध्वनि को देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उसे हम लोग अश्रव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अश्रव्य बोलते हैं, या इसका एक और नाम है अश्रव्य। ठीक है, अश्रव्य कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग के
कोई दो उदाहरण लिखिए। ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग के कोई दो उदाहरण लिखिए, यानी बहुल परावर्तन कौन कौन से हैं या बहुल परावर्तन के लिए कौन कौन से चीजों में उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो हमने उत्तर में लिखा है डॉक्टरी स्टेथोस्कोप, जो जिसको आम भाषा में गांव देहात में इसको आला बोला जाता है। ठीक है, आला। ठीक है, आला जो रहता है वो आगे का पोर्शन बड़ा रहता है। ठीक है, बाकी फिर उसको तार के रूप में ऐसे दो निकाल दिया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्टरी स्टेथोस्कोप, जो बहुल परावर्तन के लिए नियम पर ये प्रयोग में लाया जाता है। हॉर्न आप लोग देखे होंगे, भोंपू देखे होंगे, भोंपू। ठीक है, जो आइसक्रीम वाला बजाते चलता है। फिर लाउड स्पीकर भी आप देखे होंगे। ये सभी किसका उदाहरण है? तो ये बहुल परावर्तन के उपयोग का उदाहरण है। तो आप इन चीजों को समझ पाए होंगे। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का आता है 21 नंबर, इसमें कहता है कि ध्वनि की आवृत्ति 500 हर्ट्ज है, आवर्तकाल का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे आप ये जो क्वेश्चन आपका है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्या है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो इसके लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए कि आवर्तकाल बराबर होता क्या है। आवर्तकाल बराबर होता क्या है? तो आपने आवर्तकाल का डायरेक्ट नहीं पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि आवृत्ति बराबर जो होता है वह 1 बटा आवर्तकाल होता है। क्या होता है? 1 बटा आवर्त। ठीक है, 1 बटा आवर्तकाल होता है। ठीक है, 1 बटा आवर्तकाल होता है। तो यहां से आवर्तकाल इजिली आप निकाल सकते हैं। इसको यहां पे ला दो, इसको यहां ले चल जाओ, तो 1 बटा क्या हो जाएगा? आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 बटा आवृत्ति हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि इसकी जो आवृत्ति है वो 500 हर्ट्ज है, तो 1 बटा कितना कर देंगे? 500। 1 बटा कितना कर देंगे? 500। देख लो क्वेश्चन में 500 ही है ना, क्वेश्चन में 500 ही है ना। हाँ 500 है। तो अब इसको क्या करो, या तो डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड कर दो, क्योंकि आवर्तकाल को आपको सेकंड में लाना होगा। तो यहां से आप निकाल सकते हो, सेकंड में ला सकते हो। सेकंड जो आपका क्वेश्चन इतना तो आप खुद भी कर सकते हो, जब इसको डिवाइड करोगे 1 से 500 से 1 में, 500 से 1 में, और जो डिवाइड करके आएगा दशमलव में वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक ध्वनि तरंग के आवर्तकाल का मान 0. देखिए यहाँ पे दिया है 0.01 सेकेंड है। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होगी? ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें आपसे आवृत्ति पूछे यार। क्या पूछा है? आवृत्ति। तो अभी हमने आपको बताया था कि आवृत्ति वाला फॉर्मूला क्या होता है? 1 बटा आवर्तकाल होता है। ठीक है, अब यहाँ से 1 बटा आवर्तकाल कितना है? 0.01 सेकेंड है। अब इसको आवृत्ति किस चीज में होता है? तो हर्ट्ज में होता है। तो आपको इसको क्या करना है? हर्ट्ज में लाना है। ऊपर वाला में हमने आपको बताया था कि आवर्तकाल क्या में होता है? तो सेकंड में होता है। इसको सेकंड में लाने के लिए 1 बटा 500 था ना, तो इसको इससे भाग करना था। अब यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो 1 बटा कितना करोगे? 100। करोगे या नहीं? करोगे या नहीं? करोगे। अब जब इसके 1/1 नीचे से ऊपर जाएगा तो 100 बटा 1 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर आ जाएगा 100 Hz, यानी 100 हर्ट्ज ये तरंग की आवृत्ति होगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सोल्व कर लेना था। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपके जो भी क्वेश्चन आंसर है उनको सही तरीके से आपको दे दिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर और अगले कंटेंट के साथ। तब तक चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।